Good morning, everyone. Welcome back to Ansarkari. Today, we will be covering the newspaper for 23rd of July 2024. First of all, we are talking about REGIC inflation targeting setup. So, what is REGICing? So, REGICing का मतलब ये होता है REGICing the inflation targeting setup. It refers to revising and adjusting जो existing हमारा inflation targeting framework है उसको हम adjust and revisit करते हैं. तो मॉनेटरी पॉलिसी स्ट्रैटेजी है विच इज यूज्ड बाय द सेंट्रल बैंक्स ताकि इन्फ्लेशन को मैनेज कर पाए. सो यहाँ पे क्लियर इन्फ्लेशन टारगेट सेट किया है दैट इज यूजुअली अराउंड 2 to 4%. यहाँ पे भी देखा जा रहा है 4% एंड ये भी देखा जा रहा है कि इंडिया जो है इट इज क्लोजर टू इट्स इन्फ्लेशन टारगेट एज कंपेयर टू अदर इकोनॉमीज. जैसे चार्ट में भी हम देख सकते हैं, इसका दिया स्क्रीनशॉट ले लेना. यूएसए, ब्राजील, इंडिया, मेक्सिको, फ्रांस. तो इंडिया का जो इन्फ्लेशन टारगेट है दैट इज 4% पे अभी है एंड 5.4%, तो उसके क्लोजर है काफी. तो हम बोल सकते हैं कि प्राइस स्टेबिलिटी एक्सपेक्टेशन क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे प्रमोट कर रहे हैं. इसके अलावा मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स को यूज करना, जैसे कि इंटरेस्ट रेट को आप रीएडजस्ट करते हैं या फिर रिजर्व रिक्वायरमेंट को अचीव करने की बात करते हैं टू अचीव द टारगेट ऑफ द इन्फ्लेशन. So food inflation based on the CPI, that is Consumer Food Price Index, 9.3% in the June. RBI ने ये भी मैंडेट किया कि जो CPI इन्फ्लेशन है वो 4% पे ही हमें मैनेज करना है. इसके अलावा CPI सीरीज ऑफ फूड जो है इट कैरीज अ वेट ऑफ 40% एंड फूड एंड बेवरेजेस अबाउट 45%. तो फूड इज 40%, फूड एंड बेवरेजेस इज अबाउट 45%. सो इकोनॉमिक कंडीशंस चेंज होती हैं. जैसे आईटी सेटअप में भी हम रीचेकिंग करते हैं, डिफ्लेशन इन्फ्लेशन होते रहता है, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर हमारा शिफ्ट होते रहता है, ग्रोथ पैटर्न शिफ्ट होते रहते हैं. इसलिए हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन करना और इसके साथ साथ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मेंटेन करना, जिसके लिए हम रीचेकिंग ऑफ द इन्फ्लेशन टारगेटिंग करते हैं, रीडिफाइन करते हैं एक तरीके से अपनी अप्रोच को टू मैनेज द इन्फ्लेशन एंड टू इंश्योर दैट इट इज being used as an effective tool to promote the economic stability and the growth of the economy. Then next is regarding debt. Debt worth 13.9 trillion rupees has settled since IBC's, that is Insolvency and Bankruptcy Code, launched in 2016. सो ये आईबीसी की पहले बात करते हैं. तो इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, इसको बेसिकली लेके आया गया था इंडिया में ताकि हम कंसोलिडेट कर पाए और अमेंड कर पाए लॉज को जो भी हमारे इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी से रिलेटेड है. 2016 में इसको लॉन्च किया गया. जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट है एनपीए, वो जो चैलेंज क्रिएट करते हैं बैंकिंग सेक्टर में, उसको मैनेज करने के लिए आईबीसी एक मेजर रोल प्ले करता है. सो टाइम बाउंड रेजोल्यूशन प्रोसेस देता है. इसके साथ साथ इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल्स प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि प्रोसेस को मैनेज किया जा सके, और मैक्सिमाइज करने की बात करता है एसेट वैल्यू रियलाइजेशन को. ये इसकी प्रायोरिटीज हैं. इसके साथ साथ 2016 में इसको लॉन्च किया गया था एंड इट हैज फैसिलिटेटेड द सेटलमेंट ऑफ 13.9 ट्रिलियन रुपीस वर्थ ऑफ डेट. तो इसको दिया नोट डाउन कर लेना. 13.9 trillion rupees of debt has been settled by IBC. तो बोल सकते हैं कि डायरेक्टली आईबीसी ने हमें यहाँ पे हेल्प की है टू रिड्यूस द नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स इन द बैंकिंग सेक्टर. इसके साथ साथ टू इम्प्रूव द क्रेडिट डिसिप्लिन एंड टू ऑल्सो इनहांस द कॉन्फिडेंस ऑफ द इन्वेस्टर्स. तो ओवरऑल इससे एक रॉबस्ट इंसॉल्वेंसी इकोसिस्टम क्रिएट होता है. तो इंस्ट्रूमेंटल है क्रेडिट डिसिप्लिन और इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए. Health of the financial market is evident. So और भी रिलेटेड एजेंसीज है जिनका इसमें रोल रहा है, दैट इज लोक अदालत, डीआरटीज एंड सर फाइसी एक्ट.
जिनके थ्रू बोल सकते हैं जो आईबीसी है उसने इन शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स को हेल्प की है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स और भी ज्यादा कम करने में। Next is regarding a fifth of 111 trillion rupees national infrastructural pipeline has been completed. So NIP के अंदर यहाँ पे बात कर रहे हैं हम नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन. So जो fifth है of this project of NIP project, it has been completed with 21% of the projects out of the total projects. तो 2000 something projects हमने यहाँ पे complete कर लिया out of the 9600 projects. So total cost यहाँ पे बताई जा रही है of the cost of the projects that is 153.1 trillion rupees. Major sectors जिनमें हम बोल सकते हैं कि ये जो प्रोजेक्ट से कंप्लीट किए गए हैं उसमें आ जाता है एनर्जी सेक्टर, रोड, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए, रेलवे कनेक्टिविटी देने के लिए, ताकि जो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर है वो उसको हम इम्प्रूव कर पाएं. एंड जो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर है वो डोमिनेट करता है कैपिटल आउटले को जो भी नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन को दिया जाता है. 58% जो एलोकेशन है वो ट्रांसपोर्ट सेक्टर को ही जाता है. इन्वेस्टमेंट के मामले में बात करते हैं एनआईपी से रिलेटेड, जो सेंटर और स्टेट होते हैं दे बोथ कंट्रीब्यूट to 29% center and then state also contributes 28% of the total investment. इसके साथ साथ जो प्राइवेट सेक्टर है वो भी यहाँ पे 22% कंट्रीब्यूट करता है, जैसा कि उन्होंने किया भी था इन द फाइनेंशियल ईयर बिटवीन इन द फिस्कल ईयर्स ऑफ बिटवीन 2019 एंड 23. सो इसलिए हमारे लिए जरूरी हो जाता है कि रोड, रेलवे, एक ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएटिविटी देने के लिए एयर कनेक्टिविटी भी आ जाता है, सैनिटेशन, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर भी आ जाता है. बट 58% मतलब डोमिनेटिंग इस पूरे एनआईपी प्रोजेक्ट के अंदर ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर होता है. तो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन एफर्ट्स जो है इंडिया में वो देखे जा रहे हैं दी पब्लिक सेक्टर, ताकि ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो हम ठीक कर पाए लोगों की. इसके साथ साथ रेलवे के ऊपर कैपिटल एक्सपेंडिचर हमारा जो है वो इंक्रीज हुआ है बाय 77% लास्ट 5 सालों में, जिसमें नए लाइंस, नए गॉग कन्वर्जन, उसके साथ साथ डबलिंग की है हमने इन द रेलवे सेक्टर. ना ही दैट इज नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसका भी जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो भी हमने इंक्रीज किया है बाय 36%. सो ये सारी चीजें हमें यहाँ पे दिखाती है कि जो गवर्नमेंट है एंड जो लोकल गवर्नमेंट है, सेंटर है, स्टेट है, उन तीनों का इंटीग्रेशन एक तरीके से एनआईपी के थ्रू हमें देखने को मिल रहा है. ऑल्सो द प्राइवेट सेक्टर जो डिफरेंट फाइनेंसिंग मैकेनिज्म जो हैं उनको भी यहाँ पे यूज किया जा रहा है. फॉर एग्जांपल म्यूनिसिपल लेवल पे जो प्रोजेक्ट्स इंप्लीमेंट किए जाते हैं, स्पेशलाइज्ड रिसाइकलिंग प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं, टैक्स इंक्रीमेंट फाइनेंसिंग कैसे बढ़ा सकते हैं हम, लैंड की सेल्स के प्रोसेस को और इजी कैसे बना सकते हैं, सो डेवलपमेंट राइट्स कैसे दे सकते हैं, ताकि दूसरी जो इनोवेटिव अप्रोचेस हैं उनको भी हम टेकअप कर पाए यहाँ पे. So that were the important points regarding national infrastructure pipeline. Next here we are talking about China's FDI and it can boost India's export. So choosing FDI to benefit from the China plus one strategy looks more advantageous than relying on trade. So यहाँ पे बात हो रही है कि जो चाइनीज इन्वेस्टमेंट है वो एडवांसमेंट लेके आ सकते हैं टेक्नोलॉजी में, मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस में इंडिया के अंदर, जिसकी वजह से बोल सकते हैं कि इंडिया का जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी है वो भी हम डायरेक्टली इंक्रीज कर सकते हैं एंड जो एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस है उसको भी इंक्रीज कर सकते हैं. तो हम्म और जो चाइनीज कंपनी है वो इंडियन कंपनीज को बोल सकते हैं कि डोमेस्टिक मार्केट और एक बड़ा ग्लोबल नेटवर्क प्रोवाइड कर सकती हैं.
तो ज्यादा एक्सपोर्टिंग अपॉर्चुनिटीज इंडिया को मिल पाएंगी। सप्लाई चेन का इंटीग्रेशन अगर होगा तो वो और कॉम्पिटिटिव बनाएगा इंडिया के मार्केट को फॉर द इंटरनेशनल मार्केट्स। इसके साथ साथ चाइनीज इन्वेस्टमेंट जो है इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, जैसे लॉजिस्टिक्स या फिर ट्रांसपोर्टेशन, वो भी इंडिया के अंदर इम्प्रूव हो पाएगा। सो एफडीआई को चूज करना। गवर्नमेंट डेटा भी यहाँ पे शो करता है हमको कि इंडिया का जो इम्पोर्ट है फ्रॉम दी चाइना वो 6% इंक्रीज, 6% से 8% हो गया है, तो इंक्रीज हो रहा है। एंड ये भी हाईलाइट किया है कि जो ब्लैंकेट इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी है वो एक लॉन्ग टर्म में सोल्यूशन नहीं हम बोल सकते कि प्रोडक्टिव होगा हमारे लिए। इसीलिए डाइल्यूट करने की जरूरत है नेशनल स्ट्रैटेजी को, ताकि हम इम्पोर्ट्स को भी रिड्यूस कर पाए। तो ये जो आइडिया है कि अगर इंडिया जो है इट इज कॉन्फिडेंट इनफ टू अट्रैक्ट द चाइनीज कंपनीज हु विल बी इन्वेस्टिंग एंड प्रोवाइडिंग जॉब्स इन इंडिया, तो वो हमारे एक इंडिया में जो डोमेस्टिक लेवल पे बिजनेस क्लाइमेट है उसको भी इनहेंस कर सकता है। तो फॉरेन पॉलिसी, स्ट्रैटेजिक पॉलिसी का यहाँ पे रोल आ जाएगा, कंसल्टेंट्स, एक्सपर्ट्स का इंटीग्रेशन का रोल आ जाएगा। इसके साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक्स जो कि हम काफी ज्यादा लेवल पे इंपोर्ट करते हैं फ्रॉम चाइना, उसमें रोल आ जाएगा ऑफ इंडिया सेल्युलर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन, जिन्होंने बोला है कि एफडीआई अप्रोच को सिंप्लीफाई करना चाहिए हमको। जो रिलेशंस कॉम्प्लेक्स हैं उनको भी ईज आउट करना चाहिए, एंड क्योंकि उनका डायरेक्ट इम्पैक्ट ट्रेड के ऊपर भी आता है, तो सिंप्लीफिकेशन की बहुत बहुत ज्यादा जरूरत है हमें यहाँ पे। Then next is regarding survey. It gives a reality test. So इकोनॉमिक सर्वे की यहाँ पे बात हो रही है। द फ्यूचर दैट इज इमेजरेबली अनसर्टेन। तो जियोपॉलिटिकली भी हम देखते हैं बहुत सारे अनसर्टेन फैक्टर्स इमर्ज होते जा रहे हैं, एंड उसके साथ साथ इन्वायरमेंट, क्लाइमेट चेंज को लेके भी हम देखते हैं कि बहुत सारे अनसर्टेन फैक्टर्स इमर्ज होते जा रहे हैं जो कि डोमेस्टिक लेवल पे हमारी मार्केट को इम्पैक्ट करते हैं। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कैसे हो रहा है उसको इम्पैक्ट करते हैं, रिलीफ कितना हम दे पा रहे हैं उसको इम्पैक्ट करते हैं, ऑल्सो जो गवर्नमेंट है वो कैसे अपनी पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट कर रहा है उस एफिशिएंसी को भी हैम्पर करते हैं। तो इंडिया को उन नए एरियाज पे फोकस करना चाहिए, एंड उन एरियाज पे जहाँ पे जो गवर्नमेंट है एफिशिएंसी नहीं बना पा रही है वहां पे हम प्राइवेटाइजेशन की बात करते हैं, जिसे पीएसयूज में भी हम देख रहे हैं। सो मानसी दी, इसमें आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? द ग्रोथ कर्व। ये हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में बात करें तो ग्राफ में ग्रोथ कर्व है। देख रहे हो कि आई थिंक फाइनेंशियल ईयर 2021, तो ये पोस्ट कोविड वाला टाइम पीरियड है। तो यहाँ पे नेगेटिव जीडीपी हमने रिकॉर्ड की थी। तो नेगेटिव जीडीपी का मतलब क्या होता है? इसका मतलब यही नहीं कि सब कुछ, मतलब नेगेटिव में तो हम ये देखते हैं ना कि कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, बट वो कॉन्ट्रैक्शन कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर ऑफ जीडीपी हम कंपेयर करते हैं तो वो नेगेटिव सेंस में आता है। एक ये चीज, और ये जीडीपी फोरकास्ट की बात कर रहे हैं और बाकी जो डिफरेंट एजेंसीज की जो प्रिडिक्शन है, तो एक तरीके से ऑन एन एवरेज वी कैन से कि 7% ऑफ ग्रोथ हैज बीन प्रिडिक्टेड, और हमारा प्रिडिक्शन है 6.5%। सो दिस इज ऑल्सो रिफ्लेक्टिंग कि इन अ वे वी हैव अचीव्ड दिस टॉप लेवल, जहाँ पे अर्लियर इट वाज 9.7, फिर 7, 8.2, तो इसी के अराउंड आर जीडीपी इट हैज recorded this growth। एंड देन वी आर ऑल्सो टॉकिंग अबाउट कि फॉर एग्जाम्पल यूरोप में एक शिफ्ट देखा गया है कि चाहे वी आर सीइंग कि रिस्ट्रिक्शंस आर बीइंग इम्पोज्ड अपॉन द इंपोर्ट और ट्रेड रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और अदर ट्रेड आइटम्स फ्रॉम चाइना, बट यूरोप या इवन व्हेन वी टॉकिंग अबाउट सर्टेन ग्लोबल साउथ कंट्रीज, दे आर सपोर्टिंग और दे आर एनकरेजिंग एफडीआई फ्रॉम चाइना। So they are supporting investment but not direct finished goods imports from China. So should this strategy be followed by India also or not? Because again,
कुछ ऐसी एप्स हैं जो हमने बैन कर रखी है जिनके अगेन चाइनीज ओरिजिन्स हैं, या हम बात भी करते हैं कि स्पेसिफिकली ट्रेड में तो वी आर हैविंग लाइक ट्रेड डेफिसिट ऑफ मोर देन $100 बिलियन विद चाइना, तो उसको हम रिड्यूस करने की बात करते हैं। बट यहाँ बात कर रहे हैं एफडीआई की, क्या इंडिया को भी एफडीआई फ्रॉम चाइना और लिबरलाइज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? उसमें हम बोल सकते हैं कि एक तरीके से एडवांटेजेस में आ जाएगा कि डाइवर्सिफाई कर पाएंगे हम और इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट कर पाएंगे, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो पाएगा। बट उसके साथ साथ ये भी तो हो सकता है कि डिपेंडेंस हमारा और बढ़ जाएगा चाइना के ऊपर, या फिर नेशनल सिक्योरिटी को भी हैम्पर कर सकता है, जैसे सेंसिटिव सेक्टर्स है, टेलीकम्युनिकेशन, डिफेंस, और ओवरऑल ट्रेड इम्बैलेंस हो सकता है अगर हम इंक्रीज करेंगे तो। तो ऐसे एरियाज में एफडीआई हम प्रमोट कर सकते हैं चाइना से जहाँ पे वी आर सीइंग की फाइनेंशियल चैलेंज ज्यादा है, जहाँ पे इस सेक्टर में हम बोलते हैं कि प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन और ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि अगेन द बॉल इज इन इंडियाज कोर्ट बिकॉज वी कैन रेगुलेट द एफडीआई फ्रॉम चाइना। जैसे कि डिफरेंट मॉडल्स हैं, ऑटोमेटिक रूट को हम अलाउ करेंगे या फिर अगेन गवर्नमेंट अप्रूव्ड रूट को अलाउड करेंगे, एंड उसमें भी वी कैन फिक्स द परसेंटेज ऑफ एफडीआई विच कैन बी इन्वेस्टेड इन अ पर्टिकुलर सेक्टर फ्रॉम चाइना। तो ये कुछ एरियाज हैं जो मतलब द वे हाउ वी विल बी अलाउइंग एफडीआई फ्रॉम चाइना, it is in again India's hands. So it can be done in a regulated manner. Complete no is not an answer or a solution अगर हम लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से बात करते हैं तो। The next article is regarding inflation regime could target the rate excluding food. So यहाँ पे हाईलाइट किया जा रहा है कि जो हायर प्राइस ऑफ फूड है, they are more often not demand induced but they are supply induced. So मानसी जी इसको आप एक्सप्लेन कर दो। आप पहले कोशिश तो करो, इसमें क्या बोलने की कोशिश की जा रही है उसको एक्सप्लेन तो करो। नहीं, ये मैं समझ नहीं पा रही थी। इसमें ये बोल रहे हैं कि इन्फ्लेशन रिजीम जो है इट कुड टारगेट रिजीम कुड टारगेट रेट एक्सक्लूडिंग द फूड, मतलब कि जो सप्लाई साइड इन्फ्लेशन है जिसकी वजह से फूड इन्फ्लेशन हो रही है, वो अभी जो हमारा करंट इन्फ्लेशन रिजीम है उसको हम डायरेक्टली कंट्रोल या टारगेट नहीं कर पा रहे हैं। तो ये उसी को बोल रहा है कि एक्सक्लूडिंग फूड। तो बाकी तो इट इज हमने देखा भी इवन इन टर्म्स ऑफ द डिक्लाइनिंग नंबर्स ऑफ इन्फ्लेशन। सो एक ये डिबेट है, एंड आगे एक आर्टिकल भी आएगा जिसमें इन डिटेल इस चीज की बात की गई है, तो उसको उसमें तब डिस्कस करेंगे। मॉनेटरी पॉलिसी इफेक्टिवनेस है एक तरीके से, वो कैसे और उसको हम इंक्रीज कर सकते हैं टू डील विद द इन्फ्लेशन ड्यू टू सप्लाई साइड इश्यूज एंड डिस्ट्रप्शंस। The next is regarding AI to hit the jobs, a risk to sustain high growth. So ये जो AI सेक्टर है वो कौन कौन से जॉब्स को यहाँ पे इम्पैक्ट कर सकता है, या फिर क्या प्रॉब्लम्स उसके साथ लिंक्ड है, क्या सोल्यूशन हम आगे देख सकते हैं। तो इसमें डिटेल में आर्टिकल ये भी है ही। नेक्स्ट, इंडिया जो है इट नीड्स टू क्रिएट 7.8 मिलियन नॉन फार्म जॉब्स अ ईयर अंटिल 2030। तो जो जॉब सेक्टर है इंडिया का, इसमें एआई का पोटेंशियल भी इंक्रीज होते जा रहा है, हम देख रहे हैं। कस्टमर सर्विस सेक्टर है, जो आईटी सेक्टर है, स्पेसिफिकली डेटा एंट्री एंड प्रोसेसिंग जैसे सेक्टर है। ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक्स में भी हम देख सकते हैं एआई का रोल। एंड ऑल्सो हेल्थ केयर में भी अब हम इंक्रीज कर रहे हैं एआई का रोल, ताकि एफिशिएंसी को हम इंक्रीज कर पाए। तो ऐसे जो लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स हैं कुछ कुछ, उनमें हम देख रहे हैं कि एआई ऑटोमेशन के थ्रू जो जॉब्स है उनका लॉस हो सकता है, तो जॉब डिस्प्लेसमेंट हो सकता है। स्किल गैप होने की वजह से भी कई बार हम बोल सकते हैं कि क्योंकि एआई का यूज बढ़ रहा है एंड जो हमारे पास वर्कफोर्स है अगर वो एआई ड्रिवन नहीं है, तो वो एक स्किल गैप क्रिएट करेगी वर्कर्स के लिए और टेक्नोलॉजी के लिए। तो एक बोल सकते हैं कि कंसंट्रेशन हो जाएगा जॉब्स का ड्यू टू एआई इनडायरेक्टली। एंड जो डिपेंडेंस है हमारी ओवरऑल टेक्नोलॉजी के ऊपर, वो तो इंक्रीज हो ही रही है एज हाईलाइटेड बाय द माइक्रोसॉफ्ट आउटेज। इसके साथ साथ बोल सकते हैं कि एआई सिस्टम जो है वो उनके अंदर भी बायस होते हैं एंड डिस्क्रिमिनेटरी फैक्टर्स होते हैं। तो हमारे लिए ज़रूरी है कि इंडियनाइजेशन होना, उनका इंडियनाइजेशन होना, देन इम्प्लीमेंटेशन होना। एंड उसी के लिए, उसी को केटर करने के लिए हम बोलते हैं कि जो
एम्प्लॉयमेंट है उसमें और ज्यादा फ्लेक्सिबल वर्क इंक्लूड होना चाहिए, जैसे कि डिफरेंट सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स लेके आना फॉर द इनफॉर्मल वर्कर्स, ताकि उनको बेसिक सिक्योरिटी प्रोवाइड कर पाए। इसके अलावा जो यहाँ पे बात हो रही है कि 2030 तक हम हमें नॉन फार्म सेक्टर्स के अंदर एकोमोडेट करने होंगे जॉब्स को, उसके बारे में सोचना कि वहां पे कैसे हम एफिशिएंसी को इंक्रीज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे दिखाया गया है कि पीएलआई स्कीम्स हम प्रोवाइड करते हैं। पीएलआई स्कीम्स के थ्रू 6 मिलियन लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं हम ओवर दी 5 ईयर्स, हमने किया है। इसके अलावा मित्रा टेक्सटाइल स्कीम हम लेके आए हैं, 2 मिलियन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हमने किया है। ऐसे ही मुद्रा स्कीम भी है। सो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट स्कीम्स हम लेके आए। इसके साथ साथ प्राइवेट सेक्टर भी है, वहां पे भी जॉब्स जो है वो इंक्रीज हो रही है। तो इसके अलावा मानसी, व्हाट डू यू थिंक इसमें हम कर सकते हैं? इंडिया के लिए हम सबसे ज्यादा एक बात करते हैं कि जब हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ग्रोथ की बात करते हैं, इंडस्ट्रियल सेक्टर ग्रोथ की बात करते हैं, तो इंडिया में वी हैव दिस एडवांटेज ऑफ वी आर लाइक लेबर सरप्लस कंट्री। तो वी नीड टू अगेन स्ट्राइक अ बैलेंस यहाँ पे भी कि कितना ऑटोमेशन हमें एक्चुअली हेल्प करेगा इन टर्म्स ऑफ गिविंग अ बायंसी इफेक्ट टू दी लेबर प्रोडक्टिविटी। तो हमारा मेन फोकस लेबर प्रोडक्टिविटी पे होना चाहिए एंड नॉट रिप्लेसिंग द लेबर। So again, is a balance between labor deployment and the capital investment that will be going forward. So again, so that we are not suffering from jobless growth like scenario. सो इसमें हम बोल सकते हैं कि स्कूल लेवल से ही हमें वोकेशनल ट्रेनिंग स्टार्ट करनी चाहिए और एक एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स डेवलप करनी चाहिए, ताकि हम एक लाइफ लॉन्ग लर्निंग की जो स्किल्स हैं कि लर्न कैसे करना है, अनलर्न कैसे करना है चीजों को, वो प्रमोट कर पाए। एंड अपस्किलिंग और रीस्किलिंग का कॉन्सेप्ट भी इसके अंदर आ जाता है, ताकि नए स्किल्स जो है वर्कर अडेप्ट कर पाए। जैसे कल हमने बात करी थी कि वन ऑफ द मेथड्स टू अगेन गो हेड विद स्किल्स ट्रेनिंग या अपस्किलिंग स्पेसिफिकली प्राइवेट सेक्टर में इज की ट्रेनिंग एट द वर्क, कि आप ग्रुप में यू आर हैविंग लाइक डिफरेंटली एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉयज वो वर्किंग टुगेदर इन अ ग्रुप। तो एक तरीके से वो रियलिस्टिक ट्रेनिंग भी रहेगी एंड विल बी एबल टू डील विद द चैलेंजेस आल्सो कलेक्टिवली। बजट को मानसी दी आप कर दो एक्सप्लेन, डी कोडिंग की ये तो बात। ये तो 2020 टर्म्स और उनकी डेफिनेशंस हैं, आप करो एक्सप्लेन। डेफिनेशन है सर, कि बजट एक्सप्लेन है, डी कोडिंग में यही है, ग्लॉसरी ऑफ टर्म्स। ऊपर से स्टार्ट कर लो, लेफ्ट हैंड से, जीडीपी। जीडीपी मॉनेटरी वैल्यू क्या होती है हमारे फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की, जिनको प्रोड्यूस किया जाता है इंडिया के अंदर एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर, उसको हम जीडीपी बोलते हैं। प्रोडक्शन कितना हो रहा है सेल्स का, देन मार्केट इसके अलावा नो मार्केट प्रोडक्शन, जैसे कि डिफेंस, एजुकेशन और हेल्थ केयर सेक्टर्स, जहाँ पे गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है फंडिंग। इसके अलावा अनपेड वर्क, उसको एक्सक्लूड कर दिया जाता है, अनपेड वर्क को एंड ब्लैक मार्केट एक्टिविटीज को, इनको इंक्लूड नहीं किया जाता है। तो ओवरऑल इसको जो मॉनेटरी वैल्यू हमारी बनती है नेशन की, उसको हम जीडीपी बोलते हैं। इसके अलावा अनपेड नॉमिनल एंड रियल जीडीपी। अनपेड वर्क का एक एग्जांपल ये जो हम बात भी करते कि दैट शुड बी इंक्लूडेड इन फ्यूचर इन जीडीपी कैलकुलेशन इज द contribution of women in the household work. So like women as home bakers, उनका contribution हम calculate नहीं करते, तो that is unpaid work. Then आगे next nominal और real GDP. नॉमिनल एंड रियल जीडीपी की बात करते हैं। तो जो करंट वैल्यू है हमारे करेंसी की, वो नॉमिनल जीडीपी दिखाता है। रियल जीडीपी दिखाता है जो इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को जब अकाउंट में लेके हम रीएडजस्ट करते हैं, उसको हम रियल जीडीपी बोलते हैं। तो रियल जीडीपी बोल सकते हैं एक ज्यादा क्लियर पिक्चर हमें देता है नेशनल आउटपुट के बारे में, कि कितना एक्सपेंशन हो रहा है, कितना कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। So real GDP is also called the GDP calculated at constant prices. Base year वहां पे हम बात करते हैं, जो base year पे GDP का नंबर है, that is the real GDP. And
we talk about the formula, तो real GDP is equal to nominal GDP minus inflation. Minus inflation. Then next we are talking about utility of the nominal GDP. सो यूटिलिटी में हम यही बोल सकते हैं कि जो मार्केट की करंट वैल्यू है उसको वो शोकेस करता है एंड क्या मेजर्स हम ले सकते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज में करंट प्राइसेस को लेके, वो हमें नॉमिनल जीडीपी एक तरीके से पिक्चर क्रिएट करता है इकोनॉमी के बारे में। तो शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग में हम बोल सकते हैं ना मानसी कि नॉमिनल जीडीपी ज्यादा इफेक्टिव होगा हमारे लिए। और इन्फ्लेशन का भी इम्पैक्ट जानना वो भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। हम उसको हमेशा रिमूव करके नहीं बात कर सकते कि रियल फैक्टर्स ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए भी नॉमिनल जीडीपी इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड जैसे यहाँ मेंशन्ड है कि जब हम बात करते हैं कि इंडिया इज करंटली द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी एंड सूनर इट इज गोइंग टू बी द 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, तो इन दैट केस ऑल्सो वी आर टॉकिंग अबाउट नॉमिनल जीडीपी। एंड फैक्टर्स लाइक अगेन पब्लिक डेट, गवर्नमेंट बजट डेफिसिट है, सरप्लस है, करंट अकाउंट डेफिसिट और सरप्लस, how much tax has been collected. So in this case, the inclusion of the impact of inflation is also important to keep it more realistic and practical. And again, because these are also one of the important bases or prerequisites for the policy formulation. So inflation's impact and its inclusion is also important when we talk about policy formulations also. So when we are tracking such factors, so then the nominal GDP or the nominal factors becomes important. Then next is financial bill. Financial bill उसको present किया जाता है by the finance minister every year and इसके अंदर amendment हम लेके आते हैं through the income tax act। तो फाइनेंशियल डिफरेंट है, ये फाइनेंस बिल है, दो टाइप्स के होते हैं, दोनों होते हैं, एक फाइनेंशियल होता है एक फाइनेंस होता है, दोनों डिफरेंट है। तो फाइनेंस बिल में वी टॉक अबाउट दिस इज अ पार्ट ऑफ द बजट एंड वॉट एवर आर दी चेंजेस इन दी टैक्सेशन, so that are proposed under the finance bill, and this is a type of money bill because it is related to taxation, and article 110 of the constitution is talking about the money bill. So other changes, like if we are doing any changes in customs act or income tax act, so anything that is related to taxation and even foreign exchange, then prevention of money laundering, so that becomes a part of the finance bill. So one is the appropriation bill and the second is the finance bill. हम ये गलत बोल रहे हैं, finance। Financial bill is different. Then next is capital and revenue receipt. So capital receipt में हम बोल सकते हैं कि borrowing लोन और कितना लोन हमने रिकवर किया वो इंक्लूडेड होता है। एंड ऑल्सो फॉर जब एग्जाम्पल हम पहले डिफाइन करते हैं, हाँ ये तो आपने एग्जाम्पल बता दिया कैपिटल रिसिप्ट्स का, या रेवेन्यू रिसिप्ट्स की बात करें तो डेफिनेशन क्या होती है कैपिटल अकाउंट और सिंपली रेवेन्यू अकाउंट की अगर हम ओवरऑल बात करते हैं, तो कैपिटल अकाउंट इज अगर देयर इज वन टाइम लार्ज पेमेंट अगर हो रही है, whether you are receiving it or you are paying, you're doing a transaction, so that will come under capital account, or we can also decipher this in a way ki it is being invested, or we are seeing ki the asset of the government is generating revenue for the government, so asset is related to the capital account. Or when we are talking about creation of capital in the economy, so that is capital account. Revenue receipts or revenue expenditure would be that there are recurring payments, like periodic basis pay payments are they are scheduled, so it is not like one time payment nahi hai. So for example, we talk about tolls or other kinds of fees, yeah, when you're talking about that government has to pay subsidy, so that is under revenue expenditure, क्योंकि रेगुलर इंटरवल्स पे गवर्नमेंट पेज और डज दिस ट्रांजैक्शन, या व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट पेमेंट ऑफ सैलरीज बाय द गवर्नमेंट, सो दैट इज आल्सो revenue expenditure. So that is how we distinguish between the capital and the revenue account. इसको फिर फर्दर हम ब्रेक करते हैं टैक्स और नॉन टैक्स में, रिसिप्ट्स के केस में स्पेसिफिकली। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर नीचे एक्सप्लेन हो गया, इट क्रिएट्स और रिड्यूसेस द गवर्नमेंट्स एसेट्स और लायबिलिटीज। So for example,
आप एक ही बार एक्सपेंडिचर करोगे ना, अगर आपको इफ यू आर बाइंग अ लैंड तो वो वन बिग अमाउंट हो गया, या इफ यू आर इन्वेस्टिंग इनटू मशीनरी सो दैट इज आल्सो क्रिएटिंग एसेट्स, so that is capital expenditure on the part of the government, and that is why we say कि capital expenditure का share in the overall expenditure by the government it should increase, because creation of capital or the assets or it will lead to capital accumulation that will be supporting the economic growth. Revenue expenditure in a way directly it is not having a major impact on economic growth, वो एक nominal impact है. फॉर एग्जाम्पल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का कैसे पॉजिटिव इम्पैक्ट हो सकता है, इफ द गवर्नमेंट इंक्रीजेस द सैलरी इन रियल टर्म्स, so it means ki the income of the people would be increasing, and that would in a way we expect कि it will get translated into increase in the aggregate expenditure or the aggregate demand in the economy. So if aggregate demand increases, it will also be boosting or increasing the production activities that will lead to more employment generation in the economy, and hence more overall welfare would be there. तो एक तरीके से ये virtuous cycle generate हो सकती है even through increasing the salary. So this can be one of the positive impacts on the part of revenue expenditure. तो यहाँ आगे next revenue expenditure ही है. Interest payments. तो government का overall जो payment जाती है, सबसे लार्ज शेयर जो है वो है इंटरेस्ट पेमेंट. इंटरेस्ट पेमेंट किस चीज पे, जो गवर्नमेंट ने पहले डेट बोरो किया है, जो सरकार के ऊपर कर्जा है, तो सबसे लार्जेस्ट शेयर इसमें लिखा 20% ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर जो है दैट इज forming a part of government's entire expenditure. Then next we have subsidies. So we are talking about यहाँ पे जो key term हम use करते हैं, rationalization of the revenue expenditure. Then tax revenue में we are talking about different sources of tax. So here also we are seeing the trend has been changing. For example यहाँ जैसे GST की हम बात करते हैं, तो the amount of tax revenue that is being collected on monthly basis, the average has also been increasing. And तो ये तो सिंपल है टैक्स रेवेन्यू, वी कैन, बस हमारे लिए यहाँ पे ट्रेंड इम्पोर्टेंट है. तो कॉर्पोरेट टैक्स का शेयर इट हैज इंक्रीज्ड. ओके, यहाँ पे मेंशन्ड है, एक मिनट. सो पर्सनल इनकम टैक्स इज द सिंगल लार्जेस्ट नॉन बोरोड रिसिप्ट, मतलब कि सबसे ज्यादा शेयर, अगर हम जितने भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्सेस है, डायरेक्ट की इनडायरेक्ट, सबसे लार्ज शेयर है इनकम टैक्स का. देन वी हैव द जीएसटी. पहले यहाँ पे सेकंड पे कॉर्पोरेट टैक्स होता था, तो नाउ वी हैव सीन जीएसटी हैज टेकन द सेकंड रैंक. थर्ड पे वी हैव द कॉर्पोरेट टैक्स. So this is very, very important even for our prelims examination. Okay, ऊपर करो. ग्रॉस एंड नेट टैक्स रिसिप्ट. तो ये ग्रॉस में से आप कुछ सब्ट्रैक्ट करते हो तो यू गेट द नेट. सो ग्रॉस टैक्स रिसिप्ट्स इंक्लूड्स ऑल द टैक्सेस व्हिच आर कलेक्टेड नेट ऑफ रिफंड्स. तो रिफंड्स को जब अब गवर्नमेंट आपको रिफंड भी प्रोवाइड करती है, रिबेट भी प्रोवाइड करती है इनकम टैक्सेस पे, एंड इवन जीएसटी केस में भी दैट इज देयर. इनपुट टैक्स क्रेडिट जो होता है दैट इज आल्सो रिफंड ऑन द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट. सो ग्रॉस टैक्स रिसिप्ट्स, जितना भी गवर्नमेंट ओवरऑल टैक्स रेवेन्यू कलेक्ट कर पाती है उसमें से रिफंड्स उन सबको हम माइनस करते हैं, देन वी गेट द नेट टैक्स रिसिप्ट जो एक्चुअली गवर्नमेंट के पास बचता है टू डू द एक्सपेंडिचर. And revenue deficit is also very significant factor for us. We always keep on tracking this because रेवेन्यू डेफिसिट क्या सिग्निफाई करता है कि गवर्नमेंट की जो भी बोरोइंग है उसका कितना परसेंटेज गवर्नमेंट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कर रही है, तो वो हो गया गवर्नमेंट का रेवेन्यू डेफिसिट जो आपको रीपे करना पड़ेगा. बट सपोज अगर गवर्नमेंट ने पैसा बोरो किया है टू पे द सैलरीज ऑफ द गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, तो एक तो ये पॉजिटिव सिग्नल सेंड नहीं करते फॉर द ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और द फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ आवर इकोनॉमी. एंड सेकेंडली आप इसको रीपे फ्यूचर में कैसे करोगे, सैलरी से गवर्नमेंट को तो कोई रिटर्न्स नहीं मिल रहे हैं, तो ये एक प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है. एंड दिस ऑल्सो इंक्रीजेस द चांसेस एंड द रिस्क ऑफ future defaults on the part of the government. So overall, not just for economic stability, it will be critical and significant for our political and socio-economic stability of the entire economy and its functioning. So that is why we say कि revenue rationalization is important. उसकी वजह से revenue deficit भी हम और कम कर पाएंगे.
एंड देन वी हैव दिस प्राइमरी डेफिसिट ऑल्सो, वो भी सिग्निफिकेंट है। तो प्राइमरी डेफिसिट को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? दैट इज द फिस्कल डेफिसिट माइनस द इंटरेस्ट पेमेंट्स। सो इंटरेस्ट पेमेंट्स को हटा के गवर्नमेंट का कितना डेफिसिट बन रहा है वो हमें प्राइमरी डेफिसिट से पता लगता है। देन ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट, अगेन फिस्कल डेफिसिट कैलकुलेशन की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे सिंपली वी माइनस द गवर्नमेंट्स टोटल एक्सपेंडिचर माइनस द गवर्नमेंट्स टोटल इनकम। सो टोटल एक्सपेंडिचर ज्यादा होता है तो इसलिए फिस्कल डेफिसिट नेगेटिव होता है। नेगेटिव मतलब कि डेफिसिट में। इफ इट इज इन पॉजिटिव तो देयर वुड बी फिस्कल सरप्लस। इट मीन्स कि गवर्नमेंट की इनकम ज्यादा है देन व्हाट इट इज स्पेंडिंग। तो सिंपली दैट इज देयर। बस एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इनकम कंसिडर नहीं करते व्हेन वी आर कैलकुलेटिंग द फिस्कल डेफिसिट। And then FRBM Act is there to again regulate and to reduce the amount of fiscal deficit, and again talking about revenue deficit also. So FRBM Act, it came in 2003, and post COVID we say ki the scenario has changed a lot. So before that we were moving towards a target of the fiscal deficit that was prescribed under the FRBM Act. And एक चीज जो absolutely ये act prohibit करता है, absolutely means 100% it is not allowing the government to do monetization of the fiscal deficit. Monetization means कि ये एक we can say कि easier option है on the part of the government कि आप simply RBI को बोलो कि आप ज्यादा पैसा प्रिंट कर दो हमारे लिए और वो पैसा गवर्नमेंट को ट्रांसफर कर दो। बट उसकी वजह से जो इन्फ्लेशन पे जो मल्टीप्लायर या जो एक्सेलरेटेड इम्पैक्ट होता है दैट इज इन अ वे short term के लिए that is uncontrollable. So that is why this act has completely banned this option for the government. So यहाँ पे सारी terms complete होती है। I hope the meaning is clear. अगर कोई doubt है तो you can ask. नहीं, it is clear, Mansi. ठीक है। India's recipe for growth in 12 charts. About 8 million new non-agri jobs needs to be created, जो हमने पहले भी देखा। So annual rise in the workforce जो हो रहा है 2024 से हम बात कर रहे हैं 36 के बारे में, and jobs that are shedded by agriculture. So नए जॉब्स बनाने की हमें जरूरत है जो कि एग्रीकल्चर सेक्टर से हटके हैं, एंड ऑल्सो एआई के बढ़ने की वजह से भी इम्पैक्ट ना हो। सो उन स्किल्स पे हमें फोकस करना है जो कि यूथ को एम्प्लॉयबल बनाए यहाँ पे, क्योंकि हम देखते हैं ग्रेजुएट्स होने के बाद भी जो जो हमारी बहुत सारी वर्कफोर्स है एंड यूथ है वो एम्प्लॉयबल ही नहीं हो पाती क्योंकि उनके पास वो स्किल्स ही नहीं है जो चाहिए होती है। So India needs to create 7 to 8 million jobs a year and about 103 million jobs by 2036. एंड यूथ का जो एक्सपोजर है टू द फॉर्मल वोकेशनल ट्रेनिंग इट इज वेरी लो, जैसा कि यहाँ पे कंपेयर भी किया जा रहा है 2017-18 से 22-23 में टोटल देखा गया 2.5% था फॉर दी 17 and 18 and 4% एक्सपोजर था इन दी 2022 to 23। बट इससे भी ज्यादा हमें बढ़ाना होगा अपना एक्सपोजर अगर यूथ को हमें वोकेशनल ट्रेनिंग देनी है, आगे जॉब्स उनको मिल पाए, एम्प्लॉयबिलिटी उनकी बढ़ पाए। ऐसे ही रूरल एरिया में भी हमने देखा लो था 1.7% से 3.4% पे हम गए हैं, बट हमें इसको और भी बढ़ाने की जरूरत है। अर्बन एरिया में हमने इंक्रीज देखा है 7.2% तक चला गया है। फीमेल्स में भी इंक्रीज देखा है 2.2% से 4.2% पे चला गया है। बट यहाँ पे क्वेश्चन वही उठता है कि क्या इतना वोकेशनल ट्रेनिंग, फॉर्मल वोकेशनल ट्रेनिंग जो हम दे रहे हैं यूथ को, क्या वो इनफ है? जितना डिमांड है इंडस्ट्री के अंदर एंड जितना जॉब्स हमें चाहिए उसके अकॉर्डिंगली हम बोल सकते हैं कि हमें और एफर्ट्स यहाँ पे डालने की जरूरत है अभी।
एग्रीकल्चर के क्या ऑल्टरनेटिव